रंग साधक थिएटर ग्रुप सागर प्रस्तुत करते हैं नाटक सन 2025। मैं इस पल, इस लम्हे, इस वक्त अपना बेइंतहाई फर्ज समझता हूँ कि आपको इस अजीबो-गरीब, खतरनाक, खूबसूरत लेकिन फिर भी सच्ची कहानी की मंच सज्जा यानी कि सेटिंग के बारे में तफसील से बताऊं। हकीकत में सच्ची कहानियां सुनाने में खतरा होता है खासा। कौन जानता है कब कोई पुलिस का आदमी या कोई कानून का जानकार दर्शक ईदगाह में बैठा हो। भले ही वो भी ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं हो, लेकिन फिर भी बहरहाल मैं अपने आप को ये खतरा उठाने का मौका आसानी से दे सकता हूं, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो मेरी इस कहानी पर भरोसा करेंगे नहीं। अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में तो हर किस नहीं, बाकी अनऑफिशियली सब लोग, जिनमें डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी या जज या कमिश्नर या पुलिस के बड़े से बड़े अधिकारी भी जो इस वक्त यहाँ हैं या नहीं भी हैं, इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ सच्ची कहानियां ही सुनाता हूं। तो इस वक्त मैं आपकी जरा सी तवज्जो चाहूंगा। कृपया अपने आप को मुंबई के बांद्रा नाम के इलाके में मौजूद ताज लैंड जिंक के रेसिडेंशियल स्वीट के ड्राइंग रूम में महसूस करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही खूबसूरत इलाके का बहुत ही खूबसूरत 5 सितारा होटल। यहाँ एक ओर समंदर की थरथराती लहरें हैं, तो दूसरी ओर आसमान को छू रही लंबी ऊंची अट्टालिकाएं। यहाँ का किराया एक आम आदमी की सोच से बाहर है। खूबसूरत बेशकीमती मॉडर्न फर्निशिंग, जैसे यहाँ एक रात बिताना भी एक ख्वाब हो सकता है। मैं कुछ समझा पाया? अब मेरी बाई तरफ कोई ले, यहाँ आप देखेंगे 2500 महंगी टेबल्स को, जिन्हें बेतरतीबी से एक कोने में धकेल दिया गया। तो ये है एक महान लेखक की महान स्टडी। देख के निराशा हुई ना, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, बिल्कुल शुरुआती दौर के छोटे मोटे लेखकों की स्टडीज भी बिल्कुल ऐसी ही दिखती हैं।
अनाप शनाप कागजों के जत्थे, एक टाइपराइटर, हजारों पांडुलिपियां जिन पर अलग अलग रेनबो पेन से करेक्शंस किए हुए, पेंसिल, बॉल पॉइंट पेन, इरेजर, एक कैंची, एक कंजर। ओहो, ये अभी तक यही रखता, ये गलती से यहां रह गया। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि टाइपराइटर क्यों, अब तो कंप्यूटर का जमाना आ चुका है। तो उस मामले में मैं जरा प्रिमिटिव यानी कि पुराना लेखक हूं, अभी तक टाइपराइटर पर ही लिखना पसंद करता हूं। इसे आप मेरा वहम मान सकते हैं। तो इस सारे झाड़ झंकार के पीछे एक छोटा सा बार है जिसमें विस्की, ब्रांडी, स्कॉच, वोडका, रेड वाइन और 1500 शराब की बोतलें सजी हुई हैं। ये हमें कहीं से भी उस लेखक की जीनियस के बारे में कुछ नहीं बताता जिसकी बात हम यहाँ करने जा रहे हैं। ना उसकी खासियत या खूबियों के बारे में कुछ और ना ही उसकी खामियों के बारे में कुछ भी। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं दोस्तों कि इस कमरे के दाईं तरफ आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ हर चीज तरतीब से सजी हुई है, हर चीज, यानी कि ये फिर से यहाँ रह गया, के साथ गलतियां भी बढ़ती जा रही हैं। तो मैं इसे उठाता हूं और सावधानी से इस डस्टबिन में डाल देता हूं और साथ में इस .22 के रिवॉल्वर को भी उठाकर इस डस्टबोर्ड के हवाले कर देता हूं। अब यहाँ ये आरामदायक खूबसूरत बड़े बड़े सोफे लगे हुए हैं, किताबें हर तरफ सजी हुई हैं, दीवारों पर पेंटिंग्स और फोटोग्राफ्स जिनको बनाने वालों को पहचानने की जिम्मेदारी मैं आप पर ही छोड़ता हूं। लेकिन सबसे खूबसूरत है यहाँ ये बड़ी सी बालकनी और उसके बाहर दिखता ये बेहद खूबसूरत मंजर, उतना ही बेहतरीन जितना इस कमरे का किराया। वो सूरज की ढलती हुई रोशनी में नहाया हुआ ये स्विमिंग पूल, वो दूर तक फैला हुआ समंदर जिसमें अभी कुछ देर पहले तक रंग बिरंगी नौकाएं तैर रही थी और जो अब शाम की रोशनी में एकदम शांत पड़ चुका है। उभरती हुई लहरों की टकराने की आवाज है। अरे वाह, उस टेनिस कोर्ट पर अभी भी शायद थोड़ी सी जिंदगी चल रही है। पिंग पोंग प्लेयर्स के रैकेट्स की धीमी धीमी टिक टॉक टेनिस कोर्ट से कह रही है कि मैं अभी तक जिंदा हूं। सुन सकते हैं आप? चलिए लौटते हैं इसी कमरे में और जरा गौर करते हैं अपने प्ले के दो लीडिंग कैरेक्टर्स पे। शुरुआत करते हैं मुझसे। मैं इस कहानी का सबसे मुख्य और महंगा पात्र और बोलेपन के लिए माफी चाहता हूं, पर हकीकत नहीं। साथ में मैं एकदम से आपके सामने प्रकट होके आपको चौंका नहीं रहा। मैं धीमे से मंच पर एंटर करूंगा इस रूम के राइट से। मैं अपने बेडरूम से आ रहा होऊंगा जहां मैं एक लड़की के साथ छोड़ते हैं। सबको मालूम है कि आदमी बेडरूम में लड़के के साथ तो हो नहीं सकता। वैसे आजकल किसी के बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता, तो मैं भी वही सब करके आ रहा हूं जो हर व्यक्ति बेडरूम में करके आता है। वो सब आपको कल के न्यूज़पेपर में मिल जाएगा या आज शाम की इवनिंग न्यूज या टेबलॉइड में। अब मेरे बारे में आखिर ऐसा क्या है जो आप लोग टेलीविजन पे नहीं देख पाते? मेरी जिंदगी भरी पड़ी है स्कैंडल से, एक के बाद एक, अनोखे, खारे, नमकीन, मीठे और नमकीन स्कैंडल्स जिनको आप अपने घर के कोने में चटखारे लेके पढ़ना पसंद करते हैं। इसे छुपाने की जरूरत नहीं है, तो मुझे बस अपना नाम बतलाने की जरूरत है और आपको सब अपने आप मालूम पड़ जाएगा। ब्रह्मांड में एक बार दोबारा सुनिए। नाम है धीरज अधिकारी ब्रह्मांड में। धीरज मेरा नाम, ब्रह्मांड में तखल्लुस। अधिकारी कुछ नहीं, वो लोगों को अच्छा लगता है तो मैं वैसे ही लिख देता हूं। मैं हूं क्राइम नॉवेलिस्ट यानी कि अपराध उपन्यासकार, पुलित्जर अवार्ड विनर, पद्म विभूषण से सुसज्जित वगैरह वगैरह वगैरह। लंबा चौड़ा तपा हुआ चेहरा, बड़ी हुई दाढ़ी और थोड़ा बात के लिए भी छोड़ देते हैं। जहां तक मेरे व्यक्तिगत चरित्र का सवाल है तो मैं हूं सिद्धि और खतरनाक हद तक कुश्ती। हर वो चीज हासिल कर लेता हूं जो चाहता हूं और जबरदस्त पियक्कर, भयंकर शराबी। मैं बेतरह पीता हूं।
आप लोग देख रहे हैं कि मैं आपके प्रति पूरी तरह से ईमानदार हूं, और ये ठीक उससे उल्टा है जैसा कि आप लोग मुझे समझते हैं। अब जैसा कि आप लोग मुझे समझते हैं वो मेरा आपका जनरल इंप्रेशन है, और जो मैं आपको बतला रहा हूं वो हूं मैं वाकई, दरअसल हकीकत में। मेरे दोस्तों, आप लोग मुझे जानते हैं न्यूज़पेपर्स और टेलीविजन के जरिए। मुझे पुलित्जर अवार्ड देते हुए अमेरिका की उन मोहतरमा की नजरें बड़ी पाकी थी। वो मुझे मेरी असली औकात में पहचान गई। हालांकि उस वक्त मैं खासा फॉर्मली ड्रेस था, खासा स्मार्ट और कल्चर्ड लग रहा, और मैंने किसी तरह से उनके इवनिंग गाउन पर विस्की का गिलास गिरा पाने में कामयाबी हासिल कर ली। और पार्टी के बाद में वॉशरूम में उसको साफ करते हुए उन्होंने बड़ी नशीली और उन्मादी निगाहों से मेरी तरफ देखा था। लेकिन मैं यही कह सकता हूं कि उसको कोई इतना जान सकता है, अपने आप को धोखा देने से फायदा नहीं है। मैं भी अपने आप को सिर्फ ऊपरी तौर पर जानता हूं, आधा अधूरा। और वैसे भी अपने आप को जानने का मौका कहां और कितना मिलता है जिंदगी में किसी को। हाँ, मेरे केस में मुझे एक बार मिला था जब मैं मनाली में आइस स्केटिंग करता हुआ बिल्कुल खाई के किनारे पे रख पड़ा। नीचे झांककर देखा था और दम निकल गया। या जब मेरे सर पे बोतल तोड़ के मारी थी कलकत्ता की खूबसूरत माता मिस इंडिया ने। नहीं, वो नहीं जो अभी मेरे बेडरूम में, वो कोई और थी। अपने ख्यालों को जरा ऊंची उड़ान लेने दीजिए, सब समझ में आ जाएगा। उसके लिए मेरी शुभकामनाएं। अब कुछ एक लफ्ज मेरे कपड़ों के बारे में, लेकिन इससे पहले आज का समय। हिंदुस्तान में सन 2025 चल रहा है। आप लोग कहेंगे कि ये तो सारे जहान में चल रहा है, लेकिन मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान में बहुत जोरों से चल रहा है, क्योंकि यहाँ ये वक्त से पहले आ गया। क्योंकि कहा है ना, सारे जहां से अच्छा। तो अब कुछ एक लफ्ज मेरे कपड़ों के बारे में। मैं ऑडियंस में बैठी हुई महिलाओं से माफी चाहता हूं। मैं नीचे पहने हुए हूं सिर्फ एक पायजामा और मेरे ऊपर है एक ओपन ड्रेसिंग गाउन जो मेरे सीने के सफेद बालों को मुश्किल से ढक पा रहा है। अब जितना देखना है उतना तो दिखेगा ही, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। तो मेरे हाथ में एक खाली गिलास और मैं अपने बात की तरफ बढ़ता हूं, लेकिन अचानक रुक जाता हूं जब मैं देखता हूं कि एक व्यक्ति बिना मुझसे पूछे मेरी स्टडी में घुस चुका है। उस बंदे को भी जल्दी बयान किया जाएगा। दुबला पतला, क्लर्क जैसा दिखने वाला, बहुत ज्यादा मिडिल क्लास, एक छोटा सा ब्रीफकेस है उसके हाथ में, कुछ ट्रैवलिंग इंश्योरेंस मैन जैसा लगता है। उसका ज्यादा वर्णन करने की जरूरत मैं नहीं समझता, क्योंकि इससे कहानी खुल भी सकती। तो इतना काफी है अभी के लिए। और वो आदमी बोलना शुरू करता है और मैं जवाब देता हूं। ये कहानी यहां से शुरू होती है। इनमें से कोई भी नहीं, मैं सपनों का सौदागर।
दुनिया जहान के प्रसिद्ध राइटर धीरज ब्रह्मात्मे के सामने खड़ा होकर। सर कौन हो तुम और अंदर कैसे चले आए? जी, वो आपके सेक्रेटरी ने मुझे आने दिया। मैं घंटों क्या दिनों से इसकी प्रतीक्षा कर रहा था सर। कौन हो तुम? मेरा नाम सूफी है सर, गढ़ सूफी। बड़ा अजीब नाम। एक मिनट, ये नाम कुछ जाना पहचाना सा लगता है। तुम वही हो जिसने मुझे अपने खतों से लगातार परेशान कर रखा है? जी सर, बिल्कुल सही सर। जब से मैंने होश संभाला है मैंने और कोई दूसरा काम नहीं किया। इसके अलावा मैं आपके दरवाजे के डोरमैन से लगातार संपर्क में हूँ। हालांकि मुझे उससे कुछ फायदा नहीं पहुंचा। आखिर में मैं आपके सेक्रेटरी से मिलने में कामयाब हो गया सर। बड़ा ही सलीके का बंदा है सर। हाँ, ये मेरा उससे लगातार विनती का ही परिणाम है कि आपके दर्शन हुए। सर, ये मुलाकात हम दोनों के जीवन में एक जबरदस्त बदलाव ला सकती है सर। क्योंकि तुम बात में नजदीक हो, तुम मुझे वो विस्की की बोतल दे सकते हो, वो ग्रीन वाली। जी सर, खुशी से। इसकी सिंगल मॉल्ट है या कुछ और? नहीं सर, आप ठीक है, धन्यवाद। क्या बिल्कुल नहीं सीखे? नहीं, बस जरा सावधानी बरत रहा हूँ। आखिरकार मैं अपने समय के एक महान जीनियस के सामने खड़ा हुआ हूँ। इस वक्त मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है जैसे विशालकाय शंकर के सामने एक मासूम सा नंदी खड़ा होता है। हिंदू हो? हाँ, फिर मुसलमान हो गया, फिर दोबारा हिंदू हो गया, आजकल बौद्ध हूँ। बड़े अजीब आदमी हैं। अरे सर, बड़े तो आप हैं। वैसे अजीब आदमी भी होते हैं। बाकी बता दूं सर कि वेदों से लेके इस्लाम तक सब पढ़ा है। आगे बोलो। जी, मैं इटावा का रहने वाला हूँ ब्रह्मात्मा साहब। और अरे वाह सर, मैं इस कमरे का जरा करीब से जायजा ले सकता हूँ जहाँ एक पेंटर अपनी पेंटिंग के जलवे बिखेरता है। राइटर सबके संदर्भ में एक ही बात है सर। प्लीज सर, थैंक यू सर। हाँ, क्या बात। हर तरफ किताबें और पांडुलिपियां। क्या बात। ये इस दीवार पर लगे फोटोग्राफ पर अगर आप नजर डालें तो विक्रम सेठ उनके खुद के सिग्नेचर हैं। मेरे दोस्त ब्रह्मात्मे को, वाह क्या बात है। और ये सलमान रश्दी, ब्रह्मात्मे को मेरा दूसरी दुनिया का साथी। क्या बात है सर, क्या बात है। आज भी लोग प्यार और कत्ल में हमेशा वफादार रहते हैं। वाह। और अब जरा ये नजारा देखें, क्या जबरदस्त है। खूबसूरत समंदर के पीछे जगमगाते फ्लाईओवर्स हैं और उनके ऊपर लगातार रूप बदलते शाम के बादलों के टुकड़े। और वो सूरज धीमे धीमे नीचे जाता हुआ, लाल सुर्ख तपा हुआ। तुम भी राइटर हो? मैं नहीं सर, मैं रीडर हूँ, पढ़ता हूँ। आपका सारा काम मुंह ज़बानी याद है सर। टीचर? अकाउंटेंट मामूली सर, वो भी रिटायर्ड। इटावा में संपत और सादा कंपनी के लिए काम करता था सर। थैंक यू सर।
मैं जरा अल्ट्रा मॉडर्न चेयर से घबराता हूँ सर। अरे बहुत ही खूबसूरत कमरा है सर। किराया भी उतना ही खूबसूरत है। हाँ सर, मैं समझ सकता हूँ, बहुत महंगा होगा। अब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो एक सपना ही है, क्योंकि मैं इस समय मुंबई के धारावी नाम की चौल की एक खोली से आ रहा हूँ। वैसे चेन्नई में इससे भी सस्ता था। चेन्नई में? जी सर, मैं था। नहीं, मैं भी चेन्नई रह चुका हूँ। आप ग्रैंड होटल पार्क में थे और मैं वेंटुपुरम के एक घटिया से गेस्ट हाउस में। हम दोनों के रास्ते कई बार टकराए हैं सर। दिल्ली के मौर्या शेराटन से लेके बनारस के रमदा पैलेस तक। तुम बनारस में भी थे? जी सर, मैं था। उसी वक्त जब मैं वहाँ था? घाट की तंग गलियों के एक छोटे से रेस्ट हाउस कार्तिक में। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे बहुत काम करना है मिस्टर। गदर सूफी। हाँ, जो भी है। दुनिया में हजारों तरह के लोग होते हैं और मैं तुम्हें सिर्फ 20 मिनट दे सकता हूँ। तो जल्दी से कहो जो भी कहना है, और वो भी कम शब्दों में। सर मैं आपके पास एक बहुत निश्चित उद्देश्य से आया हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ और तुम्हें पैसे चाहिए और वो मेरे पास नहीं है। और ध्यान से सुनो मिस्टर सूफी, दुनिया में ऐसे हजारों तरह के लोग होते हैं जो कि रंगरूप किस्म के राइटर होते हैं, जिन्हें जिंदगी में सभी कुछ साबित करना होता है। वो तुम जैसे लोगों की बातों में आसानी से आ जाते हैं। लेकिन मेरा नाम धीरज ब्रह्मात्म है। बाकी पुलित्जर अवार्ड से मिलने वाले पैसों के बारे में हिंदुस्तान में हमेशा से गलतफहमी रही है। वो उतने नहीं होते जितना हम यहाँ सोचते हैं। और मैं चाहूंगा कि मुझे काम करने दिया जाए। लीव माय प्लेस। सर ये तो आ जाओ। सर आपने मुझे गलत समझा। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि मुझे आपसे पैसे चाहिए, बल्कि मैं इसलिए आया था कि अपने रिटायरमेंट के बाद मैंने जिस प्रोफेशन का दामन पकड़ा उसका नाम था प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी। मैं लोगों से पैसे लेके उनके लिए खुफिया जानकारी हासिल करता हूँ सर। खुफिया? मैं वही तो बता रहा था सर, आप सुनिए तो। तुम अजीब और गरीब तरीके से इंटरेस्टिंग होते जा रहे हो। आजकल किसके लिए काम करते हो? पुलिस? नहीं सर, मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। मैं ये कह रहा था सर कि मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। और जब मैं अकाउंटेंट था तब भी मैंने कई खुलासे किए थे सर। मैं कई कंपनियों के लिए ऑनरी ऑडिटर रह चुका हूँ सर। सर एक बार तो मैंने लॉ मिनिस्टर तक को जेल भिजवाने में कामयाबी हासिल कर ली। हाँ, क्योंकि उन्होंने सैकड़ों अपंगों को दिए जाने वाले पैसों में जबरदस्त घोटाला किया था। फिर उसके बाद जब मैं रिटायर हुआ और मैंने अपनी जेबें टटोली तो पाया कि हासिलात के नाम पर मेरे पास कुछ चंदे पैसे ही बचे थे। बच्चा मेरे कोई था नहीं और बीवी को कैंसर हो चुका था। उसकी मौत के बाद मैं करीब करीब पागल हो चुका था कि तभी आपकी किताबें मेरे हाथ पड़ी सर। और उनको पढ़ने के साथ ही मैंने पब्लिक लाइफ तुरंत छोड़ देने का फैसला ले लिया सर, और अपने आप को अपनी फुल टाइम इसी हॉबी के हवाले कर दिया। मेरी किताबें? आपकी किताबें, आपकी अद्भुत किताबें, आपकी अनोखी किताबें, आपकी कमाल किताबें। उन्होंने मेरी कल्पना शक्ति को झकझोर कर रख दिया सर। मैं उन्हें पढ़ता गया लगातार और गदगद होता गया जुर्म को खूबसूरत बना देने की आपकी अनोखी अंदाज। मैं डिटेक्टिव बना बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे एक नास्तिक बंदा शैतान के काम करने के अजीबोगरीब तरीके से प्रेरित होकर तांत्रिक बन जाए। और देखिए सर, आज मैं बैठा हूं अपने आदर्श के सामने, मेरा पद्म विभूषण और वो
समंदर के दूसरे छोर पर सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा है, शाम की चिड़िया चहचहाने लगी हैं और आप आराम से बैठ के विस्की पी रहे हैं। तुम्हें शायर बनने के सारे गुण हैं माय डियर। गड़गड़ सूफी। माय डियर गड़गड़ सूफी। और ये सिर्फ आपकी किताबों का सर है सर। सुनकर तकलीफ हुई क्योंकि तुम अब भी फटे पुराने कपड़े पहने हुए हो। तुम्हारा ये नया पेशा तुम्हारे लिए कोई खुशनुमा जिंदगी लेके आया नहीं लगता। अब जिंदगी फूलों का बिछोना तो वैसे भी नहीं हो सकती ना परमात्मा साहब। मुंबई का पुलिस कमिश्नर मेरा दोस्त है, तुम कहो तो उससे बात करूं तुम्हारे लिए। वैसे क्रिमिनोलॉजी की किस पर्टिकुलर ब्रांच में तुम स्पेशलाइजेशन कर रहे हो? सिविल डिवोर्स, फौजदारी या ट्रैफिकिंग? नहीं सर, लिटरेचर यानी साहित्य। अरे मैं समझ गया, दफा हो जाओ। तुम किसे बन जाना चाहते हो? सर मुझे बोलने की इजाजत नहीं। गेट आउट सर सुनिए। गेट आउट। लेकिन सर मैंने आपकी किताबों को सिर्फ उनके क्रिमिनोलॉजिकल एस्पेक्ट के साथ देखने की कोशिश की थी सर, उनका लॉजिकल इंटरप्रिटेशन देखा। तुम अजीब से अजीबोगरीब होते जा रहे हो। पहले कहा आपने के आसपास था सर। मैं साइको एनालिसिस्ट, कैथोलिक, बुद्धिस्ट, मार्क्सिस्ट, हिंदू और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो एनालाइज किया गया, लेकिन तुम्हारा व्यू पॉइंट तो बिल्कुल ही अनोखा है। अब मैं वही तो बता रहा था सर आपको। बैठो। देखते मत रहो, मेरे लिए पैक बनाओ। अरे जी सर। अरे अभी तो हाथ छाम हो बात कितना काम। अरे सर सर मैं यही कह रहा था कि मैं आपकी किताबें पढ़ता हूँ क्योंकि वो एक खास थ्योरी पे आधारित है, या यूं कह लीजिए कि मेरी एक खास थ्योरी पे आधारित है। आपके नॉवेल्स की फिक्शन की दुनिया में जो कुछ भी घटता है उसे हकीकत की दुनिया में भी घटित होना चाहिए, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल असंभव लगता है कि कभी कोई ऐसा फिक्शन भी इजाद हो जो कभी हकीकत में घटित ही ना हुआ हो। ठीक है, आगे। चमत्कार कभी घटते नहीं सर, वो मानव मस्तिष्क की सीमा के अंदर ही होते हैं। तो बात यही है कि मैंने आपके नॉवेल्स में हुए मर्डर्स को प्रतीक बनाकर उनकी हकीकत को झांकना शुरू कर दिया। तुम्हारा मतलब है कि मेरे नॉवेल और हकीकत में कोई संबंध है? बिल्कुल, मैंने बिल्कुल नपे तुले ढंग से तर्क करना शुरू किया सर। सबसे पहले मैंने आपके सारे काम का एक सर्चिंग एनालिसिस किया और पाया कि आप न केवल अपने वक्त के सबसे बेशकीमती और एक तरह के कर्तव्य लेखक हैं, जिसके डायवोर्स, लव अफेयर्स, शराब और शिकारों के किस्से अक्सर न केवल न्यूज़पेपर्स और टेलीविजन का अहम हिस्सा रहे हैं, बल्कि आपको वर्ल्ड लिटरेचर के सबसे खूबसूरत और रोमांटिक मर्डर सीन्स लिखने के लिए भी जाना जाता है। मैंने कभी मर्डर को ग्लोरीफाई नहीं किया, मैंने इंसान को उसके पूरेपन में दिखाने की कोशिश की। अब अपने पूरेपन में जाहिर है वो प्यार करने के साथ साथ मर्डर करने की भी काबिलियत रखता है। ये डिटेक्टिव के तौर पर मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं रहा कि आपने क्या कोशिश और क्या रंगीन सौदागर के नाम से जाना जाता है। वो केवल मेरी पॉपुलैरिटी की निशानी है और आपकी काबिलियत की, जिसमें आप ऐसे मास्टर मर्डर यानी अब बेशकीमती खूनी पेश करते हैं जिनकी शक्ल पहचानते हुए भी उन्हें पकड़ पाना किसी के लिए नामुमकिन है। तुम्हारा इशारा मेरे उस अनोखे संगीत लेखन की तरफ है जहाँ क्रिमिनल बिना अपनी शक्ल दिखाए गायब हो जाता है। नहीं सर, शक्ल तो दिखती है लेकिन फिर भी नहीं दिखती।
दूसरे शब्दों में कहा जाए तो तुम मेरे नॉवेल्स को ऐसे पढ़ते हो जैसे कि वो पुलिस रिपोर्ट्स हो। जैसे वो हॉमिसाइड रिपोर्ट्स हो। देखिए सर, आपके हीरोज न किसी मोटिव के साथ मर्डर करते हैं, न ही उन्माद में, बल्कि वो मर्डर करते हैं अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, अपनी कल्पना शक्ति को फैलाने के लिए या अपने तजुर्बे को लगातार बढ़ाने के लिए। ट्रेडिशनल क्रिमिनोलॉजी थ्योरी में हर मर्डर के पीछे कोई ना कोई मोटिव जरूर होता है। आपके मर्डर्स में कोई मोटिव नहीं होता। किसी भी पुलिस या डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के लिए ये केस बहुत ही गहरे या सटल होते हैं, इनके कारण पहचानना मुश्किल है। यहाँ तक कि उन्हें भी यही लगता है कि मर्डर हुआ ही नहीं, क्योंकि कानून के हिसाब से मर्डर बिना मोटिव के नहीं हो सकता और मोटिव कोई यहाँ होता नहीं। तो ऐसे में जो मर्डर्स आप दिखलाते हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे एक्सीडेंट्स, सुसाइड्स या नेचुरल डेथ्स। ये कहा जा सकता है। और ठीक यही आपके पाठकों को भी पढ़ते हुए नजर आता है। चलो ये भी मान लिया। सर, अपनी खोजबीन के इस मोड़ पर मैं अपने आप को उस स्पेनिश किंग से कम नहीं समझता। क्या नाम है उसका? डॉन क्विक्सो, जिसका जिक्र अक्सर आपके नॉवेल्स में होता रहता है। वो आजीवन इस उन्माद में जिंदा रहता है कि उसकी कल्पना में किए गए रोमांस हकीकत है। और यहाँ मैं आपके नॉवेल्स को हकीकत से कम नहीं समझता, लेकिन फर्क सिर्फ इतना ही है कि मैं अपने आप को किसी चीज से खौफजदा नहीं होने देता। मेरा एक ही मोटो है, आगे बढ़ो और आगे बढ़ते जाओ, ये जानते हुए भी कि आगे बढ़ने का मतलब है लगातार हैवानों का सामना करते रहना। गजब कर रहे हो सूफी। सर। जमील जी सर। अरे भाई, सूफी साहब के लिए एक बेहतरीन सिगार ऑफर करो। सर, हम इन्हें कुछ तो पेश करें जिससे कि इन्हें आनंद आ जाए। राजी के आवाम। नहीं सर, बस धन्यवाद। अगर आप इजाजत दें तो मैं ये अपनी सिगरेट पी लूं सर, सस्ती सी। जरूर। हाँ, थैंक यू सर। तुम जा सकते हो जमील। और हाँ, ये खंजर ले जाओ, मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी सर। बहुत ही खूबसूरत और उम्दा पीस था सर, मैंने अभी भी नोटिस किया। और सिगार का जिक्र कर रहे हो? नहीं सर, उस खंजर बस एक झटके की जरूरत है और बंदा खत्म। बहुत तीखा है और नुकीला। लाइट। नहीं सर, बस बाद में पी लूंगा। अपनी कहानी को आगे बढ़ाते चलो। जी सर। सर, मेरे लिए किसी सॉल्यूशन पर पहुंचना इतना आसान नहीं था। मुझे एक बहुत डिटेल एनालिसिस की जरूरत महसूस हुई। मैं इसी खोजबीन में था कि तभी मेरे हाथ पड़ा आपका नॉवेल ही वाज नॉट अ जुवेनाइल, मेरा पहला नॉवेल जो 11 साल पहले छपा था। उस पर एक फिल्म भी बनी। बॉलीवुड में उसके राइट्स लेने की होड़ लग गई थी। दिल्ली में एक बस में गैंगरेप होता है, लड़की मर जाती है। 6 लोग पकड़े जाते हैं, जिनमें से 5 को फांसी हो जाती है, लेकिन छठा बंदा बच जाता है क्योंकि कानून उसे जुवेनाइल मानता है, यानी 18 साल से 4-6 महीने छोटा, यानी अपरिपक्व। उसे चाइल्ड होम में भर्ती करा दिया जाता है। वो अपनी आंखों से रेप के बाद सड़कों पर हुए वो हल्ले, प्रोटेस्ट और शोरगुल को धीरे धीरे गायब होते देखता है। फिर 3 साल बाद वो चाइल्ड होम से बाहर निकलता है, अपनी बढ़ती उम्र के साथ पक्का आवारा और भयंकर शराबी में तब्दील हो जाता है। फिर वो पुरानी दिल्ली के एक शोरूम में एक जर्मन डिप्लोमेट की बीवी से मिलता है। अपने आप को प्रेजेंट करने की गजब की काबिलियत है उसमें। वो उस जर्मन औरत को राजी करता है एक घटिया चिपचिपे मरघट जैसे तरीका कला के होटल में चलने के लिए, जहां वो उसे सीड्यूस करता है। वहां शराब के उन्माद में और अपने सस्ते चार्म से, जो कि उस जर्मन औरत के लिए बिल्कुल नया है, वो उस औरत को यकीन दिला देता है कि मिलन का सुख खासकर हिंदुस्तान की पावन धरती पर अगर कोई है तो सिर्फ नफ्स काट
आत्महत्या कर लेने में है, वो औरत पागलों से बड़बड़ा रही, हंस रही, रो रही है और उसकी जुबान से हिप्नोटाइज होकर अपने आप को उस सेक्सुअल एक्सटेसी में मार डालती है। लेकिन वो अपने आप को नहीं मारता, हरगिज़ नहीं। वो अपनी सिगरेट सुलगाता है और वहां से बाहर निकल लेता है। फिर वो मोतिया खान की बस्ती के पास से गुजरता है, एक मिशनरी के पादरी की हड्डियां तोड़ता है, उसका बटुआ छीनता है और सुबह होने से पहले वहां से बाहर निकल लेता है। अब भले ही आप इसे एक एब्सर्ड प्लॉट कह लें, लेकिन पढ़ते वक्त सीन्स की बयानगी में ये हिचकॉक को भी मीलों पीछे छोड़ देता है। पक्का तुम मुझे ये नहीं बताने जा रहे सूफी कि अपनी इस खोजबीन को आखिरी जामा पहनाने के लिए तुमने इटावा से दिल्ली आके उन तंग गलियों की खाक जानने की जहमत उठाई, जैसे कि तुम मेरी इस स्टोरी को तस्दीक कर दो। मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था श्रीमान। मैं वहां गया और मैंने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए, उस वक्त के न्यूज़पेपर्स अपने लिए उपलब्ध करवाए और पुरानी दिल्ली के डिपार्टमेंट के एक आदमी को बहुत सारे पैसे देकर इस काम पर लगाया कि इस केस से जुड़ी सारी जानकारी मेरे लिए हासिल कर सके। ये बहुत सारे पैसे, बहुत दो डाल के पूछो। हमारे यहाँ कम पैसों में काम होता कहाँ है श्रीमान। ये भी सही है। और क्या मालूम पड़ा? यही कि वो स्वीडिश के बजाय एक जर्मन डिप्लोमेट की बीवी थी जिसने सुसाइड कमिट किया था 2014 में। वो एक बहुत ही घटिया होटल में मरी पाई गई थी। सुसाइड का कोई कारण मालूम नहीं पड़ा जिसका मुझे एहसास था। और वो आदमी जिसके साथ वो होटल में गई थी, नहीं मालूम पड़ा। होटल के रिसेप्शन काउंटर के बयान से ये मालूम पड़ता है कि वो उस बंदी के साथ वहां आया था और उसी दौरान एक मिशनरी के पादरी को भी बुरी तरह से मारा गया था। उसकी हड्डियां बुरी तरह से टूट गई। वो मारने वाले के बारे में कुछ नहीं बतला पाया। और फिर मैंने उठाया मिस्टर एक्स इज वो। उस वक्त गुजरात के गवर्नर जनरल का पसंदीदा नॉवेल। आपकी दूसरी किताब। एक इंसान मिलता है 16 साल की कम सिंह जवान मुस्लिम लड़की से अहमदाबाद गुजरात में। उसकी खूबसूरती और मासूमियत पर मर मिटता है। प्रकृति का दबाव, अरब सागर का उफान और चलती हुई गर्मी उसके वहशीपन को जगा पाने में कामयाब हो जाती है। परिणाम कड़कड़ाती बिजली और बरसती बरसात की रात के अंधड़ में रेत और मर्डर। खौफनाक, निर्मम, लेकिन साथ ही बहुत ही खूबसूरत और पोएटिक, बेहद थोड़े डायलॉग्स, लेकिन एकदम क्लियर और प्रिसाइज। और फिर पुलिस कार्रवाई का ब्यौरा, मोटरसाइकिल, रेडियो कोर्स और उनके चीखते सायरन, हर तरफ खूनी की खोज और सस्पेक्ट जिसमें सब हैं छोड़ असली कातिल। वो बेहद पॉपुलर। वो करोड़ों दिनों में बसता है अपनी सो कॉल्ड सोशल सर्विसेज के लिए। उस पर शक करना नामुमकिन नहीं, पाप है। वो तो उल्टे लंदन की फ्लाइट पकड़ने जा रहा है सर, वहां किसी पीस कन्वेंशन में बोलने के लिए। और जाने से पहले बकायदा वो उस लड़की का फ्यूनरल अटेंड करता है। और इस तरह से ये क्राइम नॉवेल किसी ग्रीक ट्रेजेडी की तरह का होता है। हमारी कल्पना शक्ति बेहतर से बेहतरीन होती जा रही है सूफी। सर उसी वक्त एक 16 साल की कम सिंह जवान मुस्लिम लड़की का रेप हुआ, फिर कत्ल भी, अहमदाबाद गुजरात में समंदर किनारे। और कातिल हमेशा की तरह पता नहीं, ठीक और औरत की कातिल की तरह। बिल्कुल उसी तरह, बावजूद बेहतरीन और काबिल पुलिस फोर्स की। ठीक था। अथॉरिटीज को हल्का सा भी क्लू नहीं। और आगे भी तुम्हारी खोज जारी रही। अगर आप इस नजर डालें तो उसमें उन सारे नामों की लिस्ट है जिनका मिलान और संबंध मैं आपकी नॉवेल्स के कैरेक्टर से प्रमाणित कर चुका हूं। इतना मैं देख पा रहा हूँ, ये 22 नाम है इसमें। एग्जैक्टली उतने ही जितने नॉवेल्स आपकी कलम से निकले हैं। ये सारे लोग मर चुके हैं। कुछ ने सुसाइड कमिट किया, कुछ अजीबोगरीब हादसों का शिकार हो गए,
और छोट उस मुस्लिम लड़की के जिसका रेप और मर्डर अहमदाबाद गुजरात में हुआ। ये इस हैदराबाद की बेगम लुबना के आगे प्रसिद्ध क्यों है? वो जायरा से मेल भर खाती है, जिसको आपका हीरो आपके नॉवेल एंड द नाइट बिगिंस में गला घोट के मार डालता है। वो थोड़ा कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने उसे वैसे ही रहने दिया। और वैसे भी लुबना अपनी स्वाभाविक मृत्यु मरी थी दुबई में। काफी लाजवाब है और काफी अनोखी भी। मेरी 10 साल की क्रिमिनोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन का परिणाम। और सर, कहानी सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। आगे कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ ये एक्सीडेंट्स और सुसाइड्स हुए, वहाँ वहाँ श्रीमान किसी न किसी रूप में अब तक मौजूद थे। सच में? आप दिल्ली में थे जब वो सुदेश औरत मरी, आप अहमदाबाद में थे वो लड़की मरी, आप उन 20 जगह मौजूद थे जहां वो 20 लोग मरे। अलग शब्दों में कहा जाए तो मैं हर जगह था। हर जगह श्रीमान। और आप हर जगह मेरे पीछे लगे हुए थे जनाब तुर्की। हाँ, वो मुझे लगना ही था सर, अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए। अपने निजाम में सर, वो मेरे लिए एक संजीदा विषय था, मजाक नहीं। मतलब आप पुरानी दिल्ली और अहमदाबाद में ही नहीं थे? जहां जहां आप थे वहां वहां मैं था। तो ये तो बहुत ही महंगा होगा पड़ा होगा आपके लिए, मतलब इतना खर्च। तबाही की बतलाने की जरूरत नहीं समझता कि मेरी सोर्स ऑफ इनकम ना के बराबर थी। बावजूद संपत्ति और साधक कंपनी को होने वाले प्रॉफिट के मेरी पेंशन लगभग 0 थी। मैंने पेट काट काट के यात्राएं की हैं। मैंने इसकी आदत डाली, मैंने भूखा रहना सीखा। मेरे कुछ ट्रिप्स तो आदरणीय मेरे लिए भूखमरी का वरदान लेकर आए। बस एक जगह सर जहां मैं नहीं पहुंच पाया, वो थी आपकी साउथ अमेरिका की यात्रा 7 साल पहले। और हाँ, वो आपकी जो सालाना छुट्टी या तो अफ्रीका में बनती थी या क्यूबा में। कोई फायदा भी नहीं होता सूफी साहब, क्योंकि वहां मैं सिर्फ हाथियों का शिकार करने के लिए जाया करता था। हाँ, तो बाकी जगह तो सर मैं आपके आसपास था लगातार। वो तो नजर आ रहा है। और सर, जहां जहां आप रहे, आप किसी 5 स्टार होटल में और मैं किसी घटिया से गेस्ट हाउस में, वहां वहां ये एक्सीडेंट्स हुए जिनको बाद में आपने एक मर्डर का जामा पहनाकर लिखना शुरू किया। तुम मेरी जिंदगी में मिले हुए आज तक के सबसे जबरदस्त आदमी हो सूफी। फिर अगला सवाल जो मेरे दिमाग में आया, जो कि आना ही, वो ये था कि आपके काम और इस इत्तेफाक में संबंध क्या है। शायद ये चंद संभावनाएं मेरे सामने जन्मी जब मैंने इनको घनघोर तर्क की दृष्टि से देखने की कोशिश की कि या तो आपके कैरेक्टर्स उन लोगों पे आधारित हैं जिनको आपने अपनी जिंदगी में ऑब्जर्व किया, या फिर आपके प्लॉट्स बिल्कुल उसी तरह घटित हुए जिस तरह से आपने इन्हें घटने की इजाजत दी। अगर कुछ देर के लिए हम इस थ्योरी को सच मान लें तो आपके प्लॉट्स, जिनको आपकी बेइंतहाई कल्पना शक्ति का परिणाम माना गया है, कुछ और नहीं बल्कि चंद सचमुच में घट चुकी घटनाओं के रूबरू वाक़िए हैं। और मेरे इसी परिणाम ने सर मेरी जिंदगी हराम कर दी। मैं पागल हो गया, मैं बेतरह परेशान रहा, बेतरह कसमसाता रहा अपनी इस थ्योरी को पूरी तरह स्वीकार करने में। लेकिन फिर अंत में इसी निर्णय पर पहुंचा कि अगर कुछ सत्य हो सकता है तो सिर्फ यही। अब इसमें एक नई समस्या खड़ी हो जाती है कि अगर आपके नॉवेल्स वाकई सच्ची बात ये हैं, तो जो ये मर्डर्स आपने डिस्क्राइब किए हैं ये भी सच्चे नहीं। और फिर यहाँ खड़ा होता है एक सबसे बड़ा सवाल, कातिल कौन? और क्या जवाब मिला? यही
कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए हमें सारे कातिलों को एक कातिल मानना पड़ेगा। आपके सारे हीरोज साफ साफ तौर पर कमोबेशी के साथ एक ही शख्सियत के मालिक थे। ये सभी लंबे, चौड़े, गंजे, बड़ी हुई दाढ़ी के साथ, अमूमन नंगे सीने के साथ कत्ल के मौकों पर देखे गए। जरूरत से ज्यादा लंबी चौड़ी मुस्कानों के साथ, अपनी खूबसूरत लच्छेदार भाषा का इस्तेमाल करते हुए नशे की तरंग में सराबोर आपके वहशी और दरिंदगी भरे प्लॉट्स में घुसते चले गए। और वो, माफ कीजिएगा ब्रह्मात्मा साहब, वो आप थे। सच कह रहे हैं? एकदम सच कह रहा हूं। एक बार मैं सोचूं, कई बार सोच चुका हूं। मतलब ये कहना चाहते हो कि मैंने ही हर बात 21 बार 21 बार 22 बार 21 बार वो हैदराबाद की बेगम का केस अभी तक कंफ्यूज है। मान लिया, मान लिया। मतलब तुम्हारे हिसाब से मैंने 21 लोगों को मारा है। ये मेरा ठोका बजाया ठोस परिणाम है। मैं इस वक्त न केवल अपने समय के सबसे महान राइटर के सामने खड़ा हुआ हूं, बल्कि मेरे सामने इस वक्त देश का सबसे खूंखार हत्यारा भी खड़ा हुआ है। 22 लोग, 21 माफ कीजिए। तुम्हें मालूम है लोग इस तरह की बात सुनना भी क्या पसंद करेंगे, क्योंकि ये सबूत उन्हें सोचने पर मजबूर कर देंगे। चलो तो मुझसे क्या चाहते हो जनाब करदा सिंह साहब? अब जब मैंने आपको अपने सारे शोध का परिणाम बतला दिया है, तो अब मैं सुख की सांस ले सकता हूं। मैं कई बार इस पल की कल्पना करके काम उठा हूं, लेकिन घबराया कभी नहीं। और मैं देख रहा हूं कि आप अब तक शांत हैं और पूरे समर्पण भाव के साथ मंत्रमुग्ध होकर मुझे सुन रहे हैं। तो इस बात से खुश होकर मैं आपसे कुछ और भी कह ही देता हूं। बाकायदा पहले मेरा इरादा आपको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले कर देने का था, और अब इरादा बदल गया। शायद ऐसा क्यों? मैं आपको 10 सालों से देख रहा हूं सर। मैंने देखा है कि आपने कितने जज्बे से अपनी कला को निखारा है, संवारा है, कितनी समझदारी से आपने अपने शिकारों को चुना है और कितनी शांति और आराम से अपने काम को अंजाम दिया। तो मुझे एडमायर करते हो? पूरी तरीके से। एक निर्मम कातिल मानकर या एक महान उपन्यासकार? दोनों। सर, मैंने जितना आपकी जुर्म की गतिविधियों को स्टडी किया है ना सर, उतना ही मैं आपकी साहित्यिक रुचि का दीवाना हो चुका हूं। मैं आपको सच्चे मायनों में आर्टिस्ट मानता हूं और आपके आर्ट की खातिर मैं ये बेशकीमती त्याग करने को तैयार हूं। जैसे मैं अपनी ये सबसे महान उपलब्धि को दफन कर दूंगा सर। मैं इससे मिलने वाले नाम और यश को भी आग मार दूंगा। मुझे अंदर भिजवाने का इरादा नहीं है। मैं इस मौके को एक बुरा सपना समझ के भूल जाऊंगा। और बदले में मुझसे क्या चाहोगे जनाब करदा सिंह साहब? बस एक जरा सा टुकड़, मेरी पेट थपथपा दी।
आगे ये कि मैं खोखला हो चुका हूं तन मन और धन से। मैंने अपने आर्ट के नाम पर अपने पास की हर एक चीज कुर्बान कर दी। इस क्रिमिनोलॉजिकल साइंस के कॉज को सर्व करते हुए मैं आज एक धन की जिंदगी भी जीने के काबिल नहीं रहा। एक जगह से दूसरी जगह दौड़ने भागने की ना तो मेरे जिस्म में ताकत बची है और ना ही मेरी जेब में पैसे। मैं शांति से दिल में उमंग और चेहरे पे खुशी लिए काबा लौट जाऊंगा, बशर्ते बशर्ते आप मेरी बची हुई पेंशन का जिम्मा अपने सर ले लीजिए सर। सिर्फ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉकेट मनी मुझे ताउन मिलता रहे, ज्यादा नहीं सर, सिर्फ 25,000 रुपया महीना। प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज प्लीज। ताकि मैं यूं ही तमाम उम्र आपकी जिंदगी में एक अच्छा सा रोल निभाता हूं, आपका प्रशंसक और ताबेदार बनकर। सूफी महाराज, मैं भी इस वक्त एक कन्फेशन करना चाहता हूँ। मैं भी तुमसे उतनी ही बेबाकी और बेतकल्लुफी से बात करूंगा जैसे कि तुमने की। मेरे दिमाग में कोई शक ही नहीं है कि तुम मेरी जिंदगी में मिले हुए आज तक के सबसे जबरदस्त आदमी हो। तुम्हारे टैलेंट और तेज तर्रार दिमाग ने तुम्हें कहीं गलत नहीं पहुंचाया, तुम एकदम सही नतीजे पर पहुंचे। मैं सब कुछ कबूल करता हूँ। आप कबूल करते हैं? मैं कबूल करता हूँ। वो स्वीडिश औरत, वो स्वीडिश औरत, वो कमसिन जवान लड़की, कमसिन जवान लड़की, वो जोधपुर की तलाकशुदा महारानी, वो भी साथ में उस हैदराबाद की बेगम को भी गिन लो। वो नहीं 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 नहीं, होने की नहीं जाएगी। मेरी बात तो सुन लो मेरे दोस्त। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं आप चीटिंग कर रहे हैं ब्रह्मात्मा साहब। चलो उसको छोड़ देते। लेकिन बाकी 21 को आपने मारा? पूरे 21 को, ना कम ना कम। मेरा भगवान जानता है मेरी जिंदगी इस पल से आगे नहीं जाती। ये पल महान है। मुझे पापा के पास वापस जाना चाहिए था वाकई। फिलहाल अंदर जाओ। ओके। ये वो सेनाराय बिजनेसमैन की खूबसूरत बेटी नहीं है जो आपसे लगे हुए कमरे में रह रहा है? वही है। आपकी अगली शिकार। अगला शिकार होगा। लेकिन सूफी, बावजूद सारी समझदारी और सावधानी के तुमसे एक चूक हो गई। तुम्हें कहीं से ये नहीं लगा कि इस तरह से अकेले मेरे कमरे में आना और मुझे मेरी व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में इतने खतरनाक तथ्य बतलाना खतरे से खाली नहीं? हो। तो आपका मतलब है आप मुझे मार भी सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल था ब्रह्मात्मा साहब। मैंने स्थिति का हर सिरे से जायजा ले लिया था और सभी तरह के जरूरी एहतियात भी बरत लिए थे। एक बहुत प्रसिद्ध बॉलीवुड स्टार इस वक्त आपके रूम के ठीक ऊपर ठहरी हुई है। थाईलैंड का एक एम्बेसडर आपके बाएं रूम में और एक मिडिल क्लास जवान विडो आपके दाएं। गलत बोल गए सूफी, वो जवान विधवा करोड़ों की मालकिन है। गलत आप बोल गए ब्रह्मात्मा साहब। मेरी जानकारी के हिसाब से उसके पति ने दिल्ली में एक मामूली सा डिपार्टमेंटल स्टोर चलाया है और आर्क बिशप ऑफ रोम का एक डेलीगेशन आपके रूम के ठीक नीचे ठहरा हुआ है। तो एक जोरों की चीख लगाने की जरूरत है और कल सुबह दुनिया भर के अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर यह घटना बड़े बड़े हर्फ में छप जाएगी। तो आपको तो मुझे बहुत ही खामोशी से मारना पड़ेगा सर, जिसके लिए जहर ही इकलौता हथियार हो सकता है। बहुत खूब।
तो तुमने इसलिए ड्रिंक लेने से इनकार कर दिया था? बिल्कुल, वरना मेरे लिए इनकार करना बहुत मुश्किल था सर। वो भी स्कॉच। जिंदगी में केवल एक ही बार थी। और इसलिए शायद सिगार लेने से भी इनकार कर दिया था? साले, आपने सागर अंबानी को ऐसे ही तो मारा था, हवाना सिगार का सिरा जहर में डुबो कर। ठीक है, लेकिन अगर किसी और तरह से मार दूं तो इटावा जैसी मामूली जगह से आए हो, अगर गायब भी हो गए तो क्या फर्क पड़ता है? इटावा को मामूली मत समझिए, ग्लोबलाइजेशन हो चुका है वहां। 4 मॉल खुल चुके हैं। आपकी किताबों से लेके टीवी के रियलिटी शोज तक की धमक गूंजती है इटावा में। कल्चर क्या गरज के बरसा है वहां, आप करते हैं, है ना? बस यही चूक कर गए सूफी, क्योंकि आजकल कल्चर गरज के बरसता है सिर्फ चांद के उस छोर पर जहां कोई आबादी नहीं बसती। वरना अपनी इस बेसिक पैर की घटिया इन्वेस्टिगेशन का तुम्हें कब से एहसास हो चुका होता है। तुम्हें मालूम है कि तुमने वो साबित किया है जो ना जाने तुमसे पहले कब कब कितनी बार और लोग साबित कर चुके हैं। क्या मतलब? मतलब ये है कि दुनिया उसे कब से जानती है, जैसे तुम एक बेशकीमती राज समझ के सालों से सीने से लगाए जा रही हो। नामुमकिन है। मैंने अखबारों को अपने नाखूनों से छान मारा है। किसी में कोई जिक्र नहीं है इस बातों का। अरे आजकल सच सिर्फ एक जगह मिलता है मिस्टर गटर सूफी, वो है टेबलॉइड न्यूज़पेपर, इवनिंग न्यूज़ के पन्ने या मिड-डे का मुख्य पृष्ठ, और वो मेरे मर्डर के जिक्र से भरे पड़े हैं। तुम्हें लगता है कि लोग मेरे काम को हजम कर पाते अगर वो वाकई नहीं जानते होते कि मैं सिर्फ उन्हीं मर्डर का जिक्र कर सकता हूं जो मैंने अपने हाथों से किए हैं? नहीं, देखिए ब्रह्मात्मा साहब, आप अर्ज से पहले गिरफ्तार हो गए होते अगर ये सच होता तो। लेकिन क्यों? क्योंकि आप खूनी हैं, एक पेशेवर खूनी। तो क्या हो गया? हम आर्टिस्ट तो हमेशा से ही दरिंदे होते आए हैं। कम से कम मिडिल क्लास मॉरलिटी तो ऐसे कहती। एडगर एलन पो को उन्हें क्या नाम दोगे? आर्टिस्ट, दरिंदे के अलावा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। शुरू में दुनिया हमसे घबराती रही कि हम दरिंदे हैं, बाद में इसी कारण से इज्जत करना शुरू कर दिया। हम सामाजिक जिंदगी की सीढ़ियां चढ़ते चले गए, तब तक जब तक कि हम उसकी धुरी नहीं बन जाते। और धुरी ही नहीं, बल्कि हमें एक महान इंसान के तौर पर स्वीकार कर लिया गया। और इस स्वीकारोक्ति के साथ ही सोसाइटी की सारी रुचि हमारी प्राइवेट लाइफ में आके बंद हुई। हमें उन इंसानों के तौर पर जाना जाने लगा जो अपने लिए कुछ भी उपलब्ध करवा सकते हैं, और धीरे धीरे हम उन्हीं इंसानों की आंख का ताला बन गए जो अपने आप को कुछ भी उपलब्ध नहीं करवा सकते। हमारा आर्ट हमें अपनी सड़क और खतरों से खेलने की पूरी इजाजत देता है। तुम्हें क्या लगता है, मुझे मेरे नॉवेल मर्डर बट हूज के लिए पुलित्जर अवार्ड मिला होता अगर मैं खुद मर्डरर नहीं होता? जरा देखो इस कमरे में बिखरे पड़े लाखों करोड़ों खतों को। इनमें हाई सोसाइटी की औरतें भी हैं, मिडिल क्लास हाउसवाइफ भी, और कम से जवान लड़कियां भी, और सबकी एक ही ख्वाहिश है, मेरे होने वाले नॉवेल में मेरी मर्डर की पात्र हो। मैं सपना देख रहा हूं शायद। तो सही समय है, जाग जाओ। सिर्फ एक क्रिटिक ही है जो सोचता है कि राइटर्स अपनी साहित्यिक जागृति और लिखने की शैली पे काम करता है। असली साहित्य का साहित्यिक कंटेंट से कोई वास्ता नहीं होता। उसका उद्देश्य सिर्फ ह्यूमन मैनकाइंड को संतुष्ट करना है। लोग नए लिटरेरी फॉर्म्स या भाषा के एक्सपेरिमेंट का इंतजार नहीं करते, और फलसफों को तो कहानियां समझकर भूल ही जाओ। वो इंतजार करते हैं ऐसी जिंदगी का जिसमें कहीं कोई उम्मीद बची हो, क्योंकि वाकई उम्मीद कहीं नहीं बची। वो इंतजार करते हैं ऐसी जिंदगी का जो कि रंगीनियों से सराबोर हो, थोड़ा थोड़ा गुनाह हो, थोड़ा थोड़ा खतरा, और इन सब के बीच में एक पल की शांति का सुख जो उन्हें आज का मशीनी युग हरगिज नहीं दे सकता। इसीलिए वो मुड़ते हैं आर्ट की तरफ। लिटरेचर एक टैग बन गया है, एक ऐसी जिंदगी जीने का सब्स्टिट्यूट जो आज आर्ट में संभव नहीं दिखती है।
बदकिस्मती से राइटर्स को वैसी ही जिंदगी जीनी पड़ती है जिसका मतलब है, क्योंकि किसी नर्क से बेहतर नहीं है, खासतौर पर तब जब आप उम्र के एक खास पड़ाव को पार कर चुके हो। ब्रह्मांड में Get out of here! ये थी वो बॉलीवुड स्टार जिसका तुम जिक्र कर रहे थे, और वो जवान विधवा उधर अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। जब मैंने लिखना शुरू किया था तो मैं गवालियर जैसे एक छोटे से शहर में बसता था। उस वक्त मैं सिर्फ लिखने की तकनीक पे और सच्चे गजले ड्रॉप पे हुआ करता था। मुझे लिखने के विकासकों ने मेरी की, बाकी ने मेरी पांडुलिपियां पूरे में डाल दी। ठीक ही था, मैं दिल्ली भाग आया। मुझे काम की तलाश थी, मुझे कहीं कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी कि तभी दिल्ली में एक बस पे गैंगरेप होता है और उसमें सबसे खूंखार कन्विक्ट को छोड़ दिया जाता है। और मुझे अचानक लगा कि जैसे मुझे मेरा हीरो मिल गया। ये वो वक्त था जब जमाना बदल रहा था। हर हिंदुस्तानी नौजवान यूके या यूएसए जाना चाहता था और मिडिल क्लास को जीने के लिए एक शॉर्टकट की तलाश थी। मैंने उस हीरो को अपने अंदर छोड़ दिया। परिणाम मेरे अंदर से साहित्य फूट पड़ा। मैंने खुद के बारे में लिखना शुरू किया। मुझे लगा शायद मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, लेकिन जिस स्वीडिश पब्लिशर ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया और मुझे आगे लिखने के लिए पैसे दिए, उसी की बीवी से मेरा अफेयर मेरे पहले नोवेल का मसौदा बना, जो बाद में कहलाया बेस्टसेलर। खामोशी से इस बात का एक पहलू उठा कर वो जमाना था अश्विन सांघी और चेतन भगत का। हिंदुस्तान में अंग्रेजी में बेस्ट सेलर आने शुरू हो चुके थे और मेरी पार की नजरें समझ चुकी थी कि आने वाला साहित्य क्या होगा। बदलता हुआ समाज इसी तरफ इशारा कर रहा था और जैसे ही मैंने जाना कि दुनिया क्या चाहती है, मैंने उन्हें वही देना शुरू कर दिया उनकी सहूलियत के हिसाब से। उसके बाद से मैंने सिर्फ आत्मकथाएं लिखी हैं। मैंने अपने स्टाइल पर ध्यान देना बंद कर दिया, जिससे कि मैं बिना किसी स्टाइल के लिख सकूं, और वही मेरा स्टाइल बन गया। मैं प्रसिद्ध हो गया, फेमस हो गया। लेकिन फेम ने मुझे और भी गुमनाम और ढकी हुई जिंदगी बिताने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि दुनिया मुझे देखना चाहती थी और डरावनी परिस्थितियों में, जिससे कि वो मेरे जरिए हर उस चीज को महसूस कर सके जो उनके लिए हराम थी। और इस तरह से मैं नरपिशाच बन गया, एक पब्लिक एनिमी, एक मर्डरर। उसके बाद जो भी हुआ वो मेरी प्रसिद्धि को और आगे ले गया। मेरी किताबें बैन की गई, जलाई गई। धार्मिक संस्थाओं ने मुझे दोषी ठहराकर मेरे ऊपर केस चला दिए, लेकिन मेरी किताबों की बिक्री और प्रिंटिंग लगातार बढ़ती रही। वो लगातार पढ़ी जाती रही और बड़ी से बड़ी होती गई। और फिर तुम आए। तुम मीडिया के साथ कि मेरे नॉवेल सच और सिर्फ सच बतलाते हैं। दुनिया में ऐसी कोई अदालत या सरकार नहीं है जिसके कान पे तुम्हारी बात से चू तक रहेंगी, क्योंकि दुनिया मुझे वैसा ही देखना चाहती है जैसा कि मैं हूं। वो तुम्हें पागल घोषित कर देंगे, जैसे कि उन्होंने किया है उस बंदे को जिसने मुझे पागल साबित
बीवियां, हस्बैंड्स, बच्चे सब पहुंचे हैं कानून के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास, और कुछ नहीं हुआ। मेरे खिलाफ हर मुकदमा खारिज हो गया। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और लॉ एंड ऑर्डर के रखवाले, यहां तक कि मुल्क के प्रेसिडेंट ने भी मेरे मामले में बीच में बोल के मुझे आर्ट के नाम पर बचाया है। मैं आर्ट के नाम पर धरोहर हूं। जिस भी बंदे ने मुझे कोर्ट में घसीटने की कोशिश की, वो अंत में कुत्तों समान अपने घाव को चाटता पाया गया। तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो गड़गड़ सूफी। तुमने अपनी सारी जमा पूंजी इस टुच्ची सी खोज में खर्च कर दी, और तुम इसके लिए सदा के पात्र हो। मुझसे किसी पैसे की उम्मीद मत करना। तुम्हें उम्मीद करनी चाहिए किसी और ही चीज की। रोटो, मदद के लिए आवाज लगाओ, चीखो, जोर से चिल्लाओ। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे एक प्लॉट चाहिए, नया प्लॉट, और मुझे नया प्लॉट मिल गया। क्या मतलब ये है कि समय आ गया है नया काम शुरू करने का। आप ये पिस्तौल क्यों निकाल रहे हैं? पिस्तौल? ये तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया। देखिए सर, मैं जा रहा हूं, मैं निकल रहा हूं। ये पिस्तौल मैं तुम्हें यहाँ से भेजने के लिए नहीं निकाल रहा। प्रभात साहब, मैं हर उस चीज की कसम खा के कहता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। मैं यहाँ से सीधा हटा लौट जाऊंगा और बिल्कुल पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। प्रभात साहब, तुमने मुझे एक नया नॉवेल लिखने का आइडिया दिया है सूफी, और मैं इसीलिए तुम्हें अभी यही इसी वक्त मरना पड़ेगा। नहीं। क्योंकि माफ करना, मैं वही लिख सकता हूँ जिसे मैंने भोगा होता है। अरे तुम तो देख चुके हो, मेरी अपनी कोई कल्पना शक्ति है ही नहीं। मैं वही लिख पाता हूँ जो मेरा अनुभव होता है। मैं तुम्हें वर्ल्ड लिटरेचर का हिस्सा बना दूंगा गड़गड़ सूफी। अरे करोड़ों देखेंगे तुम्हें यहाँ खड़े हुए, डर से कपकपाते हुए, आंखें और मुंह खुला हुआ, जिसके अंदर खौफ के कीड़े में मिला रहे हैं, होठों के किनारे से थूक छिटक रहा है। तुम एक 2 कौड़ी का अकाउंटेंट जिनात के सुहाने सपने को तोड़ रखता है और बात आएगी सच कितना खतरनाक था। अरे कोई बचाओ, अरे मुझे कोई बचाओ, कोई है, मुझे कोई बचाओ। कोई आया बचाने? वो बॉलीवुड स्टार, या वो एम्बेसडर, थाईलैंड का एम्बेसडर, या वो आर्ट बिशप जिसकी जिंदगी सच का हवाला देते हुए गुजर गई। तू राक्षस है सने। नहीं, मैं सिर्फ आर्टिस्ट हूं, और मैं ये जानता हूं कि पिछली सेंचुरी का सबसे बड़ा आर्ट फॉर्म था आर्ट फॉर्मेसी का पार्ट, और इस सेंचुरी का सबसे बड़ा आर्ट फॉर्म है ब्लॉकबस्टर, यानी कि बेस्ट सेलर। हमारी मौत हर जगह बयान की जाएगी सूफी, और इससे एक अलग ही किस्म के इंकलाब की पैदाइश होगी। पैसे का इंकलाब, डॉलर का इंकलाब, करेंसी का इंकलाब। तुम्हें लगता है मुझे मजा आ रहा है ये सब करने? मेरा भगवान जानता है कि मैं तुम्हारे साथ बार में बैठ के ड्रिंक करना पसंद करता, और उसके बाद बीच पे चहलकदमी करना पसंद करता, बजाय इसके कि सारी रात बैठ के तुम्हारी मौत का खूनी पे साथ लिखूं। मुझे माफ कर दो मेरे मालिक, मुझे माफ कर दो। ब्रह्मात्मा है मेरा नाम। ब्रह्मात्मा साहब, मुझे माफ कर दो, मेरे मातृ साहब, मुझे माफ कर दो। आर्ट नाम के पेशे में
गड़गड़ नहीं होती, गड़गड़ सूफी साहब। अरे मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। हेल्प, हेल्प, अरे कोई है, कोई मुझे बचा लो। तुम हो केस नंबर 23। नहीं, 22। इडियट। हेलो सर, आई एम द मैनेजर ऑफ द होटल। क्या हुआ, कोई आवाज हो? अरे वो आगंतुक जाने बालकनी से कूद गया। वो शुरू से ही कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा था, पता नहीं क्यों। अच्छा। सब ठीक है सर, सब बढ़िया। अरे सर, ये तो वही है जिसे दरबान बहुत देर से देख रहा था। ये तो नीचे यहाँ से वहां पागलों समान घूम रहा था। पड़ा है नीचे गुलाब की झाड़ियों में कुचले हुए सर के साथ। भगवान का शुक्र है सर कि इसके गलती से किसी को चोट नहीं पहुंची। इट्स ओके सर, मैं सब संभाल लूंगा। मैं चलता हूँ। एनीथिंग एल्स सर? जरा देखिएगा कि अब कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करे। इट्स माय ड्यूटी सर। जी सर। मुझे एक सिगार की जरूरत है जमीन। जी सर। जी सर। रेड लाइट। और ब्रीफकेस में कुछ कागज हैं, उनको भी जला लूं? जी सर। सर, उसमें कुछ नाम लिखे हुए हैं, कहीं ये जरूरी तो नहीं है? सिर्फ नाम है, नाम जरूरी नहीं होते। जला दो। जी सर। अच्छा जबील, हाँ सर। कल सुबह हमें ये जगह छोड़नी है। यहाँ का पर्पस पूरा हो गया है। यहाँ से हम सीधे ऊटी जाएंगे। वैसे भी मुंबई से पहाड़ों पर जाना हमारी सेहत में कुछ इजाफा ही करेगा। तैयार हो? जी सर। चलो तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं इस पल, इस लम्हे, इस वक्त अपना बेइंतहाई फर्ज समझता हूँ कि आपको इस अजीबोगरीब, खतरनाक, खूबसूरत लेकिन फिर भी सच्ची कहानी की मंच सज्जा यानी कि सेटिंग के बारे में सब तफसील से बता दूं। हकीकत में सच्ची कहानियां सुनाने का खतरा होता है खासा। कौन जानता है कब कोई पुलिस का आदमी या कोई कानून का जानकार दर्शक दीर्घा में बैठा